लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम एंड फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हॉलो भी था और टोटल वॉल्यूम वाला भी। और इसके अलावा बस यही पढ़े थे। लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज का फील्ड शायद नहीं पढ़े, और सिलेंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी फील्ड नहीं पढ़े, तो वही आज देखना है। उसके बाद शीट चार्ज शीट के कारण फील्ड और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो मैसेज किए हैं उसको बताएंगे। इसके अलावा आपको और कोई दिक्कत हो थ्योरी प्रॉब्लम में तो मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फील्ड किसका, तो फील्ड इंटेंसिटी है, वो फील्ड का होगा, और फील्ड किसी चार्ज का, वह ड्यू टू लॉन्ग लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लॉन्ग लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लीनियर स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड था। इसको हम लोग कूलम्स लॉ से भी निकाले थे। ड्यू टू लॉन्ग लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लॉन्ग लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन लेते हैं, आपको पहले कूलम्स लॉ का याद दिला देते हैं, यानी यूजिंग कूलम्स लॉ हम लोग जो निकाले थे तो उसकी याद दिला दें। कॉपी हो तो सामने रहनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए ये था लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसके कारण हमें यहां इंटेंसिटी निकालना था। याद होगा, नहीं याद है तो याद करिएगा कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ से कैसे निकाले पॉइंट पी पर, तो गॉस थ्योरम में किए थे कि यहां एक एलिमेंट मान लीजिए, ये लॉन्ग लाइन चार्ज में एक एलिमेंट्री सेगमेंट लिए थे जो उस पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर, समझे। और इसको मिला है, याद आया आपको स्ट्रेट लाइन से, ये ओ से एक्स डिस्टेंस पर था, और इस पर चार्ज था डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स, और इस चार्ज के कारण फील्ड इधर था, ये फील्ड था डीई, और डी के दो कंपोनेंट थे, एक थे इस डायरेक्शन में और एक थे इस डायरेक्शन में। इधर था डीई कॉस थीटा, और इधर था डीई साइन थीटा, और लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए एक एलिमेंट इधर भी ले लिए थे सिमेट्रिकली, और उसके कारण फील्ड इधर था, तो उसका कंपोनेंट बैलेंस होता था। और जब इसको कूलम्स लॉ से सॉल्व किए थे तो आंसर आया था लैम्डा
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब याद हो कि ना याद हो, या आपको बताइए, या किसी को याद हो तो कम से कम मैसेज करे, थोड़ा हमको भी हिम्मत बढ़े कि, या शायद ना बताए हों। लॉन्ग स्ट्रेट पॉजिटिव लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन था जिसमें चार्ज था और चार्ज का स्ट्रेट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था इनफाइनाइट लेंथ का, और उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे कूलम्स लॉ से। अब वही निकालना है गॉस थ्योरम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इसको इंटीग्रेट करके 0 से इन्फिनिटी तक का रेंज लेकर, x बराबर 0 से x बराबर प्लस इन्फिनिटी और उधर माइनस इन्फिनिटी का रेंज लेकर इतना आया था। आप देख लीजिएगा, अगर नहीं डिराइव किए हों या नहीं समझे हों तो फिर बता देंगे, मैसेज कर दीजिएगा। अभी फिलहाल गॉस थ्योरम से कैसे निकालते हैं, जब कूलम्स लॉ से पता हो तभी गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कूलम्स लॉ से पता नहीं है तो फील्ड का नेचर नहीं जान पाएंगे, फील्ड का नेचर नहीं जान पाएंगे तो सिमेट्रिक शेप कैसे कंसिडर करेंगे। इसलिए जब कूलम्स लॉ से पता हो तभी, तो इसलिए हमको कूलम्स लॉ से पता चला कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नज़दीक फील्ड चारों तरफ परपेंडिकुलर टू द लेंथ होता है, इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसके सराउंडिंग में फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इधर भी इस तरह से, which is always perpendicular to the length of the wire or length of the linear charge distribution। ये बातें हमें कूलम्स लॉ से पता है, इसलिए हम इसके फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए सिलिंड्रिकल सरफेस का चुनाव कर रहे हैं। अगर हमको ये कूलम्स लॉ से नहीं पता होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम चुनाव कर नहीं पाएंगे कि कौन सा गॉसियन सरफेस लिया जाए, क्यूबिकल या सिलिंड्रिकल या कौन सा। क्योंकि हमें कूलम्स लॉ से पता है कि इसके सराउंडिंग में जो फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ होता है, आउटवर्डली होता है, इसीलिए इस तरह से चारों तरफ। इसीलिए हम यहाँ गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे सिलिंड्रिकल, और तब फ्लक्स निकालकर फील्ड निकालते हैं। इसलिए हमेशा गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले नेचर ऑफ द फील्ड कूलम्स लॉ से पता होना चाहिए। यदि नेचर ऑफ द फील्ड नहीं मालूम तो आप कैसे सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा सरफेस लिया जाए। तो चलिए अब गॉस थ्योरम से देखते हैं। ये है लॉन्ग स्ट्रेट पॉजिटिव लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, निगेटिव भी हो सकता है। ये वाई एक्सिस से में है, अभी दिखाया गया। इसके सराउंडिंग में यानी पॉइंट पी पर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर हमें फील्ड निकालना है। तो पॉइंट पी पर फील्ड निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस लें, सिलिंड्रिकल कोएक्सियल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ऐसे लेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ए बी सी डी इज ए सिलिंड्रिकल ज्योमेट्रिक सरफेस विच इज एक्सियल। किसके एक्सियल है? इस लेंथ के एक्सियल है, ये लेंथ के एक्सियल है, को एक्सियल है, मतलब इस सिलिंड्रिकल सरफेस का एक्सिस और ये वायर जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कॉमन है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों का कॉमन है। अब ऊपर वाले सरफेस पर फील्ड होगा इस साइड में और एरिया वेक्टर होगा नॉर्मली अपवर्ड, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर सरफेस प्लेन हो और इनक्लोजर का पार्ट हो तो एरिया वेक्टर नॉर्मली अपवर्ड होता है। हम लोग पढ़े थे कि अगर सरफेस प्लेन हो और इनक्लोजर का पार्ट हो तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है। इसलिए ऊपर वाले सरफेस का फ्लक्स 0 आएगा। इसको सरफेस नंबर 1 रखें तो फ्लक्स इसका 0 आएगा, क्योंकि ई और डी ए के बीच एंगल है 90 डिग्री, जिसका वैल्यू 0 आ गया। नीचे वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड यानी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सियल के पैरेलल होगा, और फील्ड इधर है। तो सरफेस नंबर 2 का भी फ्लक्स जो होगा वह हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 एंड इक्वल टू 0। तो अब फील्ड तो है लेकिन फ्लक्स दो सरफेस का 0 आ गया ऊपर और नीचे।
अब बच गया सिलेंड्रिकल सरफेस, जो कर्व है, जो बाहर से देख रहे हैं तो कन्वेक्स है, तो उसका एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होता है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर सरफेस कन्वेक्स या कॉन्केव हो तो एरिया वेक्टर शुड बी रेडियली आउटवर्ड, इसलिए यहाँ भी एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा। तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप एरिया कंसिडर करते हैं सिलेंडर सरफेस पर, और हमको पता है कि पूरा सरफेस अगर कन्वेक्स है तो उसका एलिमेंट भी कन्वेक्स होता है, क्योंकि नेचर ऑफ द एलिमेंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द होल वैल्यू। इसलिए इस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, इस पर एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा dA, और फील्ड वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा ये। और इसका फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स कन्वेक्स सरफेस का EDA cos 0 डिग्री, और ये चारों तरफ टोटल सरफेस, पूरे तरफ सिलेंड्रिकल सरफेस का टोटल हर तरफ वही होगा, E और DA के बीच का एंगल 0 ही होगा। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, उसके हर जगह E और DA का बीच का एंगल हमेशा 0 होगा। ये मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये क्लोज, ये सिलेंडर है, इसको मोड़ कैसे बनाते हैं, एक कागज दूसरा आ गया ना, ये देखिए कहाँ गया, कुछ पता नहीं। इसको मोड़ के बनाते हैं, ये मोड़ दिए। अब ये सिलेंडर है, ये इधर वाला क्रॉस सेक्शन हो गया, ये फ्लैट सरफेस हो गया। सिलेंडर पर सब जगह सरफेस एरिया आउटवर्डली रेडियली आउटवर्ड, और फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होता है, इसलिए एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर हर जगह 0 डिग्री एंगल बनाएगा चारों तरफ से, चारों तरफ से। यहाँ भी चारों तरफ से E एंड DA के बीच एंगल 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बनेगा, तो इसलिए इसका टोटल एरिया हो गया 2πRL, जहाँ R इस सिलेंडर का रेडियस है और L इसकी लंबाई है। अब फ्लक्स आ गया E2πRL, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय दिस क्लोज सरफेस हो गया E2πRL, और इसके इनसाइड चार्ज कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना लेंथ है, तो L लंबाई है, यूनिट लेंथ पर चार्ज का अमाउंट दिया हुआ है, तो टोटल लेंथ पर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा गुना L। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करें, जो कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस इज 1 by epsilon naught times the algebraic sum of charge retained by the surface, 1 by epsilon naught times the algebraic sum of charge retained by surface, यानी total electric flux intercepted by the surface, total electric flux intercepted by a closed geometric surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। तो ये फ्लक्स टोटल बराबर हो गया Q टोटल इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वैल्यू रखा जाए तो 2πRL, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया वही जो कूलम्ब्स लॉ से आता है, ये हुआ इंटेंसिटी अराउंड द एट एनी पॉइंट्स इन सराउंडिंग द लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, जो रेडियली आउटवर्ड होगा, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। अब इसमें फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो चुकी है, ये रेडियली आउटवर्ड। तो लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और उस एक्सप्रेशन को देखिए, E का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, पूरे सराउंडिंग में E का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, इन्वर्स फंक्शन है R का, जो जो दूरी बढ़ती आती है फील्ड घटता जा रहा है। यहाँ पर अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सराउंडिंग में फील्ड होगा इस लाइन में, तो इंटेंसिटी दूरी बढ़ने के साथ घटती जा रही है, क्योंकि इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, इंटेंसिटी R के प्रोपोर्शनल है, R का वैल्यू बढ़ने से E का वैल्यू मैग्नीट्यूड में घटता जाता है, और R बराबर जब इन्फिनिटी होता है तो इंटेंसिटी 0 हो जाती है। साथ ही साथ ये फील्ड किस तरह के मोशन को सपोर्ट करेगा, यानी फील्ड सराउंडिंग द लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, तो रेडियल है। सिलेंड्रिकल स्पेस में रेडियल होना मतलब एजिमुथल प्लेन, सभी प्लेन में, जैसे ये लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज है तो इसके यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कीजिए, तो इस सर्कल पर फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है,
चारों तरफ। फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए अगर हम इस सर्कल पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर रेडियली आउटवर्ड फोर्स रहेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंडीशन रोल नहीं अदा कर सकता। लेकिन इस सर्कल पर अगर हम निगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज पर बाहर और निगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ड। इसलिए ये फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज विल सपोर्ट सर्कुलर मोशन फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज। मतलब समझे, ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके सराउंडिंग में जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, यानी पॉजिटिव चार्ज रखने पर उस पर फोर्स रहेगा रेडियली आउटवर्ड। लेकिन जब हम निगेटिव चार्ज रखेंगे तो उसका फोर्स रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, और तब ये फील्ड निगेटिव चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंडीशन बनाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी इफ इलेक्ट्रॉन में रोटेट अराउंड दिस अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स उपलब्ध कराता है ये फील्ड है आउटवर्ड, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स होगा इनवर्ड। ये समझ गए, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर का हुआ। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ने मतलब कहाँ, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटर्मिनेशन। जैसे कल उस दिन पढ़े थे लॉन्ग स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी और बाहर भी, उसी तरह लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड भी और आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू लॉन्ग cylindrical volume charge distribution, long cylindrical volume charge distribution। सिलेंडर की तरह चार्ज है, जैसे सिलेंडर 3 डायमेंशनल फिगर है, उसमें वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, उस वॉल्यूम में उसका लेंथ इनफाइनाइट है और उस वॉल्यूम में चार्ज भरा है, चार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड इनसाइड भी है, फील्ड बाहर भी है। हमें उसी फील्ड का एक्सप्रेशन लाना है। यहाँ पर डायग्राम देखिए तो ये बाउंड्री दिखा रहे हैं सिलेंड्रिकल वॉल्यूम की, ये बाउंड्री है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम की, ये है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, और यहाँ भी दिखा रहे हैं दो क्रॉस सेक्शन, और ये एक्सिस होगा, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है तो एक्सिस तो होगा ना, ये एक्सिस है, ये एक्सिस। अब इस एक्सिस को y1 y2 बोलें, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें फील्ड निकालना है। फील्ड कहाँ निकालना है, तो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर भी और सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के बाहर भी। इस बेलनाकार आयतन के अंदर भी फील्ड निकालना है और बेलनाकार आयतन के बाहर भी। आप समझे हम क्या सेटअप बनाए, एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है जिसकी लंबाई इंफिनिटी है, ऊपर इंफिनिटी से नीचे इंफिनिटी तक। उस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस कैपिटल आर लिया गया है, ये रेडियस लिए हैं कैपिटल आर, ठीक है, और लेंथ तो इनफाइनाइट है, आप जितना कंसीडर करें। अब इसके सराउंडिंग में फील्ड हमें निकालना है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में हमें फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होगी रो कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होगी रो कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके बाद इनसाइड स्पेस में पहले फील्ड निकालना, फिर आउटसाइड। तो पहले हम निकालेंगे इनसाइड, यानी इनसाइड का मतलब होता है सिलेंडर की जियोमेट्रिक बाउंड्री के अंदर,
ज्योमेट्रिक बाउंड्री ऑफ सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के ज्योमेट्रिक बाउंड्री के अंदर, आप देख रहे हैं ना ज्योमेट्रिक बाउंड्री, उसके अंदर कैसे निकलेगा? आप बोल भी सकते हैं, ऐसे मैसेज करिए, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है। ये देखिए पॉइंट पी, ये हम एक्सिस से लिए हैं P1, P1 स्मॉल r डिस्टेंस पर है। P1 जो है वो पॉइंट इनसाइड है और एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियल डिस्टेंस जो है स्मॉल r है। एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियल डिस्टेंस जो है स्मॉल r है। तो अब क्या करें, कैसे निकालें बोलिए? r का रेंज है 0 से कैपिटल R के बीच में। तो हम लोग रूल पढ़े थे ना कि वेयर एवर फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, उसका पता लगाओ, लगा लिया P1 पर, और फिर उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या उसके फील्ड के एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पता लगाओ, तो भी लग गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री y1 y2। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से r डिस्टेंस है, r को तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस खोजें या सोचें जिसके सरफेस पर पॉइंट P पड़े, साथ में वह चार्ज को इंक्लोज करे, साथ में उस गॉसियन सरफेस का एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इस सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इस सिलिंड्रिकल चार्ज के कारण जो सराउंडिंग में रेडियल फील्ड है उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब कोइंसाइड करे। और अंतिम शर्त थी कि वो सरफेस इस तरह हो कि उसका फ्लक्स का कैलकुलेशन मैथमेटिकली सिंपल हो। सुने, फिर से सुनिए, जब हम गॉस थ्योरम की मदद से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते हैं तो सबसे पहला काम करना है उस पॉइंट का पता लगाओ वेयर फील्ड इज टू बी डिटरमाइन, तो पता लग गया P1 का। फिर उस एक्सिस का पता लगाओ जिसके अबाउट चार्ज और उसका फील्ड सिमेट्रिक हो, तो वो भी मालूम हो गया y1 y2, और उससे उसकी दूरी मालूम कर लें तो वह स्मॉल r है। अब इसके बाद एक ऐसा गॉसियन सरफेस लें, कैसा? ऐसा सरफेस जिसके सरफेस पर पॉइंट P पड़े, और ऐसा सरफेस जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इस चार्ज के कारण जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियल उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री तीनों कोइंसाइड करे। और अंतिम शर्त ये कि वो सरफेस इस तरह का हो कि उसके सरफेस का फ्लक्स इंटरसेप्शन कैलकुलेट करना मैथमेटिकली आसान हो, सिंपल हो। इन तीनों शर्तों को पूरा करता है अगर हम इस एक्सिस के को एक्सियल एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लें जिसके सरफेस पर पड़ जाए P1। बोलिए, समझे? तो ये जो सरफेस है ये सभी शर्तों को पूरा करता। सरफेस ABCD इज जस्ट ज्योमेट्रिक सरफेस whose axis of symmetry coincides with ABCD is just geometric surface, सहमत है ना? Which whose cylindrical Gaussian surface whose axis of symmetry coincides with, जिसका axis of symmetry coincide करता है किससे? देखिए किससे coincide करता है? उसका axis of symmetry coincides with axis of symmetry of the charge distribution y1 y2 and also coincides with axis of the about which the electric field is symmetric in the surrounding, तो उससे भी coincide करता है। साथ ही साथ the surface must contain the point P1, वो भी है, और साथ में सिलेंडर है तो इसका फ्लक्स निकालना भी आसान है। तो फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय दिस गॉसियन सरफेस ABCD बराबर अब डायरेक्टली लिखा सकता है 2 पाई RL, where L is the length of the Gaussian surface, जबकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेंथ इनफाइनाइट है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा? तो चार्ज इनसाइड बराबर होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसका आयतन होगा पाई r स्क्वायर L, और इसके अंदर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी है रो, ये हो गया रो पाई r स्क्वायर L। अब क्या करें? तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम झटपट से अप्लाई कीजिए, या यूजिंग गॉस थ्योरम,
गॉस थ्योरम के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाई एनी क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस is 1 by epsilon naught times the algebraic sum of the charge distribution। तो फ्लक्स देखिए कितना आता है, फाई ए बी सी डी, फाई ए बी सी डी बराबर हो जाएगा चार्ज क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन स्थापित करें। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कीजिए ना, सामने तो वैल्यू है। अपने से सॉल्व करने से कम पता तो चलेगा कि समझ रहे हैं कि नहीं। सिर्फ देखते रहने से तो वो अलग तरह का एक्सपीरियंस है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसमें बाएं तरफ रख दीजिए E मल्टीप्लाइड बाई 2πr_l और दाएं तरफ लिखिए रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो रिजल्ट आ जाएगा E का वैल्यू बराबर, E का वैल्यू आ जाएगा रो एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए सही है कि नहीं कि गलत है। 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ गलत लगता है, एल तो कैंसिल हो गया, आर आ गया। देखिए अब सही है ना। ये हुआ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड स्पेस में। ये फॉर्मूला वैलिड है आर के सिर्फ उन्हीं मानों के लिए जिसका वैल्यू कैपिटल आर से छोटा और जीरो से बड़ा हो। यानी ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। उम्मीद है को सब समझे ये बात। क्या इसमें डिफिकल्टी है, देखते हैं। जी सर बोलिए, सही है, करेक्ट है ना, कोई चुप ना रहे, सब समस्या बढ़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कोई क्या करे, इसलिए इसी समय होती। ये हो गया इनसाइड का फॉर्मूला। अब आउटसाइड स्पेस, ये हुआ इनसाइड। अब आउटसाइड, आउटसाइड मतलब इस सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाउंड्री के बाहर, इस सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाउंड्री के बाहर, तो बाहर लीजिए आउटसाइड। तो आउटसाइड स्पेस में 2 हो गया आउटसाइड, आउटसाइड स्पेस। आउटसाइड का मतलब है आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, और पूरे सराउंडिंग में यहां से लेकर इन्फिनिटी तक यह ईच एंड एवरी पॉइंट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जहां पर आपको फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तलाश करें, तो कर लिया तलाश। ये पॉइंट है P2। अब उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, वो भी है OP2। अब एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लें, ऐसे वह सरफेस जिस पर P2 पड़े। अब इस सरफेस का तो रेडियस बड़ा है लेकिन सिलेंडर के रेडियस के कंपैरिजन में, तो इसका फ्लक्स, फ्लक्स बराबर वही होगा E2πrl, और इसके अंदर चार्ज, इसके अंदर चार्ज होगा रो गुना पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बड़ा है, इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, आर की जगह कैपिटल आर रहेगा। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो E2πrl बराबर रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर हो गया रो, देखिए क्या है, ये आउटसाइड जोन में इंटेंसिटी आ गई रो, बताइए रो मतलब रो आर स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए आउटसाइड जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी बढ़ने से फील्ड घटता जाता है। आउटसाइड स्पेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको भी यही वैल्यू आया ना इसको सॉल्व करने से, खुद से सॉल्व करते हैं तो पढ़ाई होती है। तो इसको हटाते हैं तो फील्ड आ गया। अब फील्ड जो आ गया वो फॉर्मूला रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो कैपिटल आर से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, ये आ गया सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, तो आउटसाइड स्पेस में हम फील्ड निकाल लिए।
अब ग्राफिकली फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है और देखना है सरफेस कहाँ पर फील्ड मैक्सिमम है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ये देखिए वाई एक्सिस लिए इस पर इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड है और ये आर बराबर 0 हुआ, ये आर बराबर कैपिटल आर हुआ और यहाँ इंटेंसिटी लेना है, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में ऊपर और नीचे। तो आर बराबर 0 पर इनसाइड इस रीजन में ये वाला फॉर्मूला है और यहाँ पर देख रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। E जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, यानी इस फील्ड में E देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला इक्वेशन है। रो 2 एप्सिलॉन नॉट ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, यानी y बराबर mx की तरह, और m जो है ना स्लोप है, यहाँ पर स्लोप हो जाएगा रो 2 एप्सिलॉन नॉट अगर इसका स्लोप, इसलिए यहाँ तक सरफेस तक एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ये सरफेस तक। सरफेस के बाद फिर फॉर्मूला चेंज किया और इसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? इसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप बराबर tan थीटा बराबर होगा रो 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए ये इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम रेडियल लाइन में सभी डायरेक्शन में आउट बाहर की तरफ जाने पर फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और सरफेस पर जाकर सबसे मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम कितनी होती होगी? तो मैक्सिमम E नॉट हो जाती है, और E नॉट कितना होता होगा? तो रो कैपिटल R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं, समझे या नहीं समझे? यानी इंटेंसिटी लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इनसाइड अंदर से एक्सिस से सरफेस तक जाने पर फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती है लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर सरफेस के बाहर ये फॉर्मूला, तो सरफेस के बाहर फॉर्मूला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए आर के बढ़ने से फील्ड घटेगा और इन्फिनिटी पर जाकर 0 होगा। कल लास्ट डे हम लोग बताए थे कि इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक किया जाता है कि घटेगा तो घटेगा, ठीक है, इसलिए घटेगा कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी आर तो निगेटिव आएगा, और इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा। मतलब सरफेस से बाहर जाने पर फील्ड घटता है मगर घटने की रफ्तार भी घटती है, इसलिए घटते घटते भी 0 होने में इनफाइनाइट डिस्टेंस चला जाता है। यही हुआ वेरिएशन। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ऑन द बाउंड्री ऑफ द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, ये लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। अब इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सियल कैविटी। एक्सियल कैविटी मतलब एकदम सेंटर पर कैविटी हो, और ए एक्सियल कैविटी यानी एक्सिस से हटकर कैविटी। कुछ बात समझ रहे हैं? एक हो सकता है एक्सियल कैविटी, आपको सिर्फ बता दें इसका सेकेंड लेवल में पढ़ेंगे। एक हुआ ये जो सिलेंडर है इसमें ये सेंटर है, इसको एक्सिस कहते हैं, ये एक्सियल लाइन है। तो एक एक्सियल कैविटी हो, एक्सियल कैविटी मतलब एक कैविटी ऐसे हो ये, और ए एक्सियल कैविटी भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स थोड़ा बनाएं ये ऐसे, इसमें कैविटी का एक्सिस और सिलेंडर का एक्सिस दोनों कॉमन है। तो इसमें कैविटी का एक्सिस और सिलेंडर का एक्सिस दोनों कॉमन है, तो ये कैसा कैविटी है? तो एक्सियल कैविटी। और एक और केस हो सकता था, आप सोच भी सकते और होता भी है, उसमें क्या होता है कि सिलेंडर ये है और सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन प्रकट हो रहा है, और ये सेंटर से पास करने वाला ये एक्सियल लाइन है, और अब एक कैविटी है जो यहाँ पर है। देखिए अब ये जो कैविटी है खाली जगह, ये भी सिलिंड्रिकल ही है ट्यूब की तरह, लेकिन ये एक्सियल लाइन में नहीं है, एक्सियल से हटकर, इसको आप ए एक्सियल कैविटी कह सकते हैं। तो ये हुआ सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला वाला ये केस हुआ विथ एक्सियल कैविटी, एक्सियल कैविटी यानी ऐसा कैविटी जिसमें खाली जगह जो है वो भी एक्सिस में, इसका फील्ड का वेरिएशन में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो वैसे ही गॉसियन सरफेस लेंगे, एक कैविटी के अंदर, फिर चार्ज के अंदर, फिर सबसे बाहर, और फिर फील्ड निकालेंगे। इसको आप होमवर्क मानिए, नहीं होने पर अगले दिन बताना है। ये दोनों केस आप इसको होमवर्क मानिए, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसको कैसे निकालें
यानी स्मॉल आर रेडियस का सिलेंड्रिकल कैविटी है, कैपिटल आर रेडियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें को एक्सियल सिलेंड्रिकल कैविटी है, कॉमन एक्सिस वाला, तो उसके कारण फील्ड निकालना है। वेरिएशन इसी तरह से, यानी आपको सॉल्व करके देखना है। कोएक्सियल का लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ कोएक्सियल कैविटी, लिख लीजिए, ये होमवर्क है, अभी और पढ़ाना है लेकिन इसको अगले दिन बताना है। लॉन्ग, हाँ लिखा देते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन with coaxial cavity, long cylindrical volume charge distribution with coaxial cylindrical cavity। समझे? long cylindrical volume charge distribution with coaxial cylindrical cavity। ठीक है, विथ, नोट कर लिए, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ सिलेंड्रिकल कैविटी या कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कैविटी। उम्मीद है आप समझ गए। ये हुआ लाइन चार्ज और सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लगे हाथ प्लेन चार्ज शीट, और भी केस है मगर जल्दी से न्यूमेरिकल्स में आना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स बनाए बिना आगे से पढ़ते जाने से कोई फायदा नहीं, चाहे आपको कितना भी लगे कभी इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, कुछ लगे समय, कभी भी जब हो ही नहीं सकेगा बिना प्रॉब्लम के तो फिर पढ़ने से क्या फायदा। हाँ तो अगला देखिए, यूनिफॉर्म एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, यूनिफॉर्म एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज डायमेंशन, मतलब लंबी चौड़ाई और लंबाई है, डायमेंशन इसका बहुत है, या इसको कह सकते हैं चार्ज शीट। देखिए हम ये नहीं बोले चार्ज नहीं बोल रहे हैं, चार्ज मतलब कोई शीट होगा मेटल का, इंसुलेटर का, और उसको चार्ज किया गया होगा। चार्ज का मतलब हो जाता है कोई शीट होगा मेटल का, इंसुलेटर का, और उसको चार्ज किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई मेटल स्ट्रक्चर सॉलिड कुछ नहीं है, यहाँ चार्ज का शीट है, यानी आवेशित परत नहीं है, आवेश की परत है। यहाँ आवेशित परत नहीं है, आवेश की परत है। यहाँ पर कोई सरफेस होता और उसको चार्ज करते, ऐसा नहीं है। यहाँ चार्ज की शीट है, आवेश की परत है, और उसके सराउंडिंग में फील्ड निकालना है। एक बार फिर इसके सराउंडिंग में भी आप गॉस थ्योरम से फील्ड तभी निकाल सकते जब आप फील्ड को जानते हो कूलम्ब्स लॉ की मदद से, और नहीं तो फिर उसके बाद नहीं हो सकता। यहाँ चार्ज शीट है का क्रॉस सेक्शन साइड वाला व्यू दिखा रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों लार्ज है, सफिशिएंटली लार्ज है। कूलम्ब्स लॉ से पता चल चुका कि इसके सराउंडिंग में यहाँ और यहाँ दोनों तरफ फील्ड किधर होगा, रिजल्टेंट फील्ड। आप भी सोचिए इसके सराउंडिंग में ऊपर और नीचे फील्ड किधर होगा, रिजल्टेंट फील्ड। कूलम्ब्स लॉ में जो आइडिया डेवलप हुआ है उसके आधार पर सोचिए कि यहाँ पर ये चार्ज शीट है इनफाइनाइट डायमेंशन का, इधर भी अनंत को गया है और इधर भी अनंत को गया है, तो यहाँ पर पॉइंट P पर चार्ज के कारण फील्ड की इंटेंसिटी की संभावित दिशा क्या होने वाली है, कूलम्ब्स लॉ के आइडिया से सोचिए। और साइज इनफाइनाइट है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी, और उसके ऊपर चार्ज का यूनिफॉर्म स्प्रेड है सभी डायरेक्शन में। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होता होगा? कुछ नहीं लगता है तो कूलम्ब्स लॉ गड़बड़। देखिए नहीं, बताइए, मैसेज करना दीजिए। नहीं समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर फील्ड नॉर्मल होता होगा, आप एक स्ट्रिप लेते होंगे इसका फील्ड इधर,
और जो इधर वाले का कंसीडर करते होंगे तो इसका फील्ड इधर, और इधर वाले का कंसीडर करते होंगे तो इसका फील्ड इधर, दोनों का पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता होगा और नॉर्मल कंपोनेंट ऐड हो जाता होगा। इसलिए फील्ड हर जगह ऊपर नॉर्मली अपवर्ड होगा। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब नॉर्मल टू द सरफेस कहिए, नॉर्मल टू द सरफेस होगा सब जगह, वही आप कह रहे अपवर्ड सही है। तो हमें फील्ड निकालना है अब गॉस थ्योरम से। यहाँ पर फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस है, अवे फ्रॉम द सरफेस। तो हम लोग निकालते हैं कैसे, तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं इसे, जो इस चार्ज शीट को इंटरसेप्ट करे। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं जो इस चार्ज शीट को इंटरसेप्ट करे। अब इस गॉसियन सरफेस का एक हिस्सा ए बी और सी डी दोनों चार्ज शीट के दोनों तरफ है, ऊपर भी नीचे भी। और जब इसके आर पार लेते होंगे तो यहाँ पर भी एक कट लगाता होगा, सर्कुलर कट, जिसके अंदर का जिस पर रखा हुआ चार्ज इनसाइड है। तो यहाँ पर ऊपर वाले सरफेस का फ्लक्स और नीचे वाले सरफेस का फ्लक्स निकालना है। यहाँ पर फील्ड किधर है, तो फील्ड कितना है ये तो निकालना है, किधर है ये कूलम्ब्स लॉ से आइडिया होगा। फील्ड इधर है और यहाँ पर फील्ड किधर है, तो वहाँ भी नॉर्मली आउटवर्ड से मतलब नहीं, सरफेस पर नॉर्मल। ये ऊपर नीचे जो सतहें हैं वो प्लेन सरफेस हैं और इंक्लोजर का पार्ट है। गॉस थ्योरम जब पढ़ना शुरू किए थे तो हम लोग रूल पढ़े थे, रूल नंबर 1 कि अगर सरफेस कन्वेक्स या कंकेव हो तो एरिया वेक्टर शुड बी रेडियली आउटवर्ड। रूल नंबर 2, अगर सरफेस प्लेन हो और किसी इंक्लोजर का पार्ट हो तो एरिया वेक्टर शुड बी नॉर्मली आउटवर्ड। और अगर सरफेस प्लेन हो मगर किसी इंक्लोजर का पार्ट ना हो तो एरिया वेक्टर में बी नॉर्मल, मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस मेकिंग एन एक्यूट एंगल। अभी ये दूसरा वाला केस है, इसमें फील्ड बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा ये, और यहाँ भी फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। और इसी के बदले सिलिंड्रिकल सरफेस ऊपर नीचे, तो इसका फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर तो रेडियली आउटवर्ड मगर फील्ड यहाँ ऐसे, इस साइड में लेंगे तो इस साइड भी यही हालत है, एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, इसलिए फ्लक्स शून्य हो जाता है। इसलिए फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय दिस क्लोज गॉसियन सरफेस ए बी सी डी बराबर होगा 2E A, या DA भी कह सकते हैं, जितना एरिया इंटरसेप्ट किया हो DA, यानी ऊपर वाले सतह का EDA cos 0, नीचे वाले सतह का भी EDA cos 0। अब इनसाइड इसके चार्ज कितना है, तो वह सिलिंड्रिकल सरफेस का ये सर्कुलर एरिया जो इंटरसेप्ट किया, तो ये हो जाएगा सिग्मा गुना DA। सिग्मा क्या है? एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट। सिग्मा इज कॉल्ड एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए, गॉस थ्योरम जल्दी से अप्लाई कीजिए। कैसे? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय द क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस, यानी फाई ए बी सी डी इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको रखें और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लाएं। किसी चार्ज शीट जिसका लेंथ डायमेंशन इनफाइनाइट है, लंबाई और चौड़ाई, उसके कारण फील्ड निकालें। बाएं साइड रखेंगे 2EDA और दाएं साइड होगा सिग्मा DA बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी नियर द चार्ज शीट ऑफ लार्ज डायमेंशन आया कितना? गॉस थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सहमत हुए? यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज शीट ऑफ लार्ज डायमेंशन, यूनिफॉर्म एरियल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज डायमेंशन के सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे? E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला, यूनिफॉर्म एरियल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज डायमेंशन के नजदीक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया। ये इसी को सॉल्व किए तो कितने, यही आ गया।
समझे? तो अब इतना पढ़ चुके थ्योरी, अब प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कीजिए। अभी हम बता रहे हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम भेजे हैं एससी वर्मा जी किताब में, उसको बताना है। गॉस थ्योरम में अभी चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, स्फेयर, प्लेन शीट, ये सब बाकी है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू कीजिए। प्रॉब्लम नहीं तो पढ़ाई नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम पूछे हैं वो बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछे हैं 26, 27, 28। अच्छा, और गॉस थ्योरम में है 6, 7। चलिए पहले गॉस थ्योरम बता देते हैं। गॉस थ्योरम में प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 देखिए, किताब सामने रखिए और सब लोग प्रॉब्लम अटेम्प्ट कीजिए। प्रॉब्लम नहीं पढ़े तो थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं। देखिए, गॉस थ्योरम चैप्टर है, उसमें है प्रॉब्लम नंबर कितना, सब भूल गए, 6 और 7। किताब सामने रही है, गॉस थ्योरम चैप्टर वाली किताब, पेज नंबर एससी वर्मा जी की 141 पर जाइए और छठा सवाल देखिए। छठा सवाल में चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 above the center of the horizontal square surface। किसी प्लेन सरफेस पर एक स्क्वायर वायर रखा हुआ फ्रेम ऐसे, अब इससे ऊपर नॉर्मल, और ये साइड जो है ये ए है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है सब। और हमको कहाँ फील्ड निकालना है, तो इसके ऊपर a/2 above द सेंटर, a/2 इसका ऊपर में है, a/2 सेंटर से। तो यहाँ पर ये a/2 है, तो यहाँ पर O है, यहाँ पर चार्ज रखा गया है। तो पता लगाओ कितना फ्लक्स इंटरसेप्ट करता होगा कौन, सरफेस ABCD। अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जब तक कि टोटल फ्लक्स न निकालें। टोटल फ्लक्स हमेशा होता है फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाई क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस तो है नहीं, तो यहां से दूरी दी हुई है a/2, OP1 जो है वो a/2 दिया हुआ। तो आप भी ए रेडियस का, ए साइड का चारों तरफ पिलर खड़ा कीजिए इसे, ए साइड का, और इसको इससे मिला दीजिए। अब ये क्यूबिकल सरफेस बन गया और चार्ज कहाँ चला गया, तो क्यूब के सेंटर पर। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। अब इसको 6 हिस्सा में कर दें, क्योंकि चार्ज के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर चार्ज है, तो सभी डायरेक्शन में बराबर फील्ड होगा। आइसोट्रॉपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पॉइंट चार्ज का फील्ड, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना भाई होगा। इनसाइड चार्ज ये तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर इस जो है ना, इसके इस सरफेस का फ्लक्स, 6 सरफेस का ही फ्लक्स हुआ, तो एक सरफेस का कितना होगा, ABCD का, ABCD का होगा 1/6 Q/ε0। समझे? यही सवाल है 6। और उसके बाद है सवाल नंबर 7, वो तो और आसान है। वो सवाल नंबर 7 में फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू चार्ज इतना एट द सेंटर एंड अदर चार्ज एट द 2 आर। 7 नंबर क्वेश्चन में 2 स्फेरिकल सरफेस है, एक ये और एक उधर। तो बाहर में यहाँ सरफेस नहीं है, बाहर में एक चार्ज है और एक चार्ज अंदर है। ये इनसाइड चार्ज है और ये आउटसाइड चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के, वो स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड चार्ज है। तो सवाल क्या है, एट द सेंटर अनदर इक्वल चार्ज एट पॉइंट 2r फ्रॉम द सेंटर। तो निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस निकालना। तो स्फेरिकल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड क्या होगा, ये होगा Q1/ε0 टोटल। यही सवाल है 7वां। ठीक है, इतना हो गया।
अब कौन बाकी है? इसके पहले वाला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। और कुछ पूछना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर शायद 27, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन कौन है? तो 27 है। देखिए ये किस चैप्टर में है? ये 122 पेज है। अगर आप बनाए हैं, सबको कुछ अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पर सब सवाल में इनको दिक्कत आ रही है, यानी पैराग्राफ समझने में दिक्कत हो आ रही है। फिर भी हम देखते हैं 26 नंबर से। छब्बीस नंबर सवाल क्या है? तो 26 नंबर सवाल है पेज नंबर 122 पर कि पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 into 10 to the power minus 4 coulomb is directly below at a separation 10 centimeter. किससे? किससे? सिंपल पेंडुलम से। यानी यहां पर एक पेंडुलम है इसे, और ये पेंडुलम बॉब ऐसे लटका हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो गया लगता है। देखिए ऐसे टेढ़ा हो गया, तो इसको ऐसे करते हैं। अब इसी के ठीक नीचे यहां पर एक और चार्ज रखे, तो उस चार्ज का रिपल्सन इस पर लगेगा ऊपर, और ग्रेविटी लगेगा नीचे, और साथ में एक फोर्स टेंशन भी। अब इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखिए बॉब का। तो T प्लस एफ माइनस एम जी बराबर 0। तो T बराबर एम जी माइनस एफ, यही हुआ टेंशन। नहीं ये टेंशन नहीं, ये टेंशन ऊपर लग रहा है। अब सवाल पढ़िएगा तो लिखा हुआ कितना चार्ज यहाँ रखें कि ये टेंशन 0 हो जाए, स्लैक हो जाए डोरी। टेंशन 0 तब होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बैलेंसेस। तो यहाँ पे टेंशन 0 कर दीजिए, तब ये F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर, L बीच की दूरी R स्क्वायर इक्वल टू mg। समझे सवाल? बाकी लोग भी 28 नंबर सवाल था, 28। हाँ नहीं ये तो था 26 नंबर। और क्या दिक्कत है? 26 के अलावा दिखा हुआ है यहाँ 27, 28। आपको पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना? ठीक, ठीक है। तो अब क्या करें? अब वो प्रॉब्लम बता दें, उसके बाद तो छुट्टी। देखिए प्रॉब्लम क्या है। सत्ताईस में फिर ध्यान दीजिएगा, 2 पार्टिकल ए एंड बी रेस्पेक्टिवली प्लेस ऑन ए स्मूथ टेबल, थर्ड पार्टिकल इज टू बी क्लाइम्ड। देखिए एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी पर रखा गया, और तीसरा निगेटिव चार्ज पार्टिकल या जैसा भी हो यहाँ रखा गया। तो इनके बीच तो रिपल्सन होगा, और ये इधर जाएंगे। रोके रखने के लिए बीच में एक और बॉडी रखिए जिस पर निगेटिव चार्ज हो, ये तो पॉजिटिव है ना, इसके कारण इस पर अट्रैक्शन इधर हो, इसके कारण अट्रैक्शन इधर हो, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही सवाल है 27 नंबर में। ठीक है, तो इसको सोचिएगा 27 नंबर सवाल, और फिर बता देंगे। 28 भी बताएंगे, 27 भी एक बार सोच लीजिएगा, नहीं तो फिर बताएंगे। और गॉस थ्योरम में कोशिश कीजिए। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके भेज दीजिए। और मैकेनिक्स का सवाल हो, कल से भी शुरू हो सकता है। अगर हुआ तो उसका संभावित समय 10:15 बजे से होने वाला है, और तब उस समय इलेक्ट्रोस्टैट 9:15 बजे हो जाएगा। तो फिलहाल कुछ नहीं पूछना हो तो हम छुट्टी इसलिए बोल रहे हैं, तो सिलेबस पूरा खत्म कर देते हैं कि आप प्रॉब्लम जरूर अटेम्प्ट करें, अन्यथा थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं। अभी इसमें कई पॉसिबिलिटीज है, वो सब कल देखेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना? ठीक।
ठीक है, तो अभी छुट्टी दे रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करिए।